So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with our अगतंत्र सीरीज. इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 18 देख लिया था. आज हम लोग चैप्टर 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है थैनेटोलॉजी. थैनेटोलॉजी. अब थैनेटोलॉजी का क्या मतलब होता है? थैनाटो मतलब होता है डेथ और लॉजी मतलब होता है स्टडी. जब हम लोग डेथ की स्टडी करते हैं तो हम लोग उसे थैनेटोलॉजी बोलते हैं. अब इसमें देखने वाले हैं चैप्टर में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं डेथ से रिलेटेड जो हम लोगों को पता होनी चाहिए. अब जैसे डेथ की डेफिनेशन है, क्या होती है डेथ की डेफिनेशन, ये तो सबसे पहले है, सबसे कॉमन चीज़ होती है. कोई भी टीचर पूछेगा आपसे कि डेथ की क्या डेफिनेशन होती है, तो सबसे पहले डेथ की डेफिनेशन से पहले थैनाटोलॉजी देख लो कि थैनाटोलॉजी मतलब, थैनाटो मतलब डेथ और लॉजी मतलब स्टडी, डेथ की स्टडी. अब डेथ कैसे होता है? ब्लैक डिक्शनरी बोलते हैं सिजेशन ऑफ लाइफ. ठीक है. और ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है कि इरिवर्सिबल एंड परमानेंट सीजेशन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रेन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फंक्शन. ये सबसे ट्रेडिशनल है. मतलब ये तीन चीज़ों का अगर स्टॉपेज हो जाएगा तो हम लोग किसी भी इंसान को डेथ डिक्लेयर कर देंगे. ब्रेन नहीं काम कर रहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं है, कार्डियक फंक्शन अच्छा नहीं है, तो ये अपना कहेंगे कि ये इंसान खत्म हो गया. आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आता, बट हाँ ये वाले शारीर स्थान का चरक का श्लोक है. शरीरम ही गत तस्मिन् शून्यागार अचेतनम पंचभूत विशेषत्वम पंचत्वम गत उच्यते. ये मतलब कोई इंसान है जिसका शरीर शून्य हो गया, जो अचेतन है और पंच महाभूत में विलीन हो गया, तो हम लोग उसे डेड डिक्लेयर करते हैं. ठीक है. और सडन डेथ की बात करें तो सडन डेथ सिंपल सी बात है, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और सीएनएस का जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये इंसान खत्म हो गया. ठीक है. फिर टाइप्स एंड मोड्स ऑफ डेथ देखते हैं. तो देखो, दो टाइप के डेथ होते हैं, सोमैटिक और मॉलिकुलर. सोमैटिक बड़ा वाला और मॉलिकुलर छोटा वाला. छोटा वाला मीन्स जो सेल्स के लेवल पे अगर हम लोग बात करें या मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात करें तो मॉलिकुलर डेथ कहते हैं. सोमैटिक डेथ जो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ का डेथ होता है. ट्राइपॉड ऑफ लाइफ क्या होता है? ब्रेन, ठीक है, अपना हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर. ठीक है. ये ट्राइपॉड ऑफ लाइफ होते हैं. अगर ये इनका सिजेशन हो जाए, ये बंद हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि सोमैटिक डेथ हो गई है. और मॉलिकुलर डेथ 3-4 घंटे बाद होती है, जिसमें जो फंक्शंस होते हैं और इंडिविजुअल टिश्यूज होते हैं और सेल्स होते हैं उनका डेथ होता है. अब डिस्टिंक्शन इज क्रिटिकल फॉर बॉडी डिस्पोजल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है. अब सोमैटिक और मॉलिकुलर में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो सोमैटिक डेथ के कुछ टाइम बाद भी ऑर्गन्स जो होंगे वो जिंदा होंगे. फॉर एग्जांपल जो लीवर है जैसे 15 मिनट के लिए होगा, किडनी 45 मिनट के लिए, हार्ट 1 घंटे तक जिंदा रहता है तो उसका हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं. ठीक है. मोड्स ऑफ डेथ क्या होता है? देखो, इसमें दो टाइप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू बायचैट और गॉर्डन. तो बायचैट के अकॉर्डिंग कोमा, सिंकोप. ठीक है. और गॉर्डन एस्फेक्सिया या फिर एनॉक्सिया के बारे में बात करते हैं कि मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला. एनॉक्सिक एनॉक्सिया कि मतलब एयर में ही वो नहीं था ऑक्सीजन. एनीमिक एनॉक्सिया मतलब ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वही खत्म हो गई, वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा पा रहा ऑक्सीजन. स्टैग्नेंट एनॉक्सिया कि मतलब जो ऑर्गन्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन स्टारवेशन. हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया कि मतलब सेल्स की ही एबिलिटी खत्म हो गई कि वो ऑक्सीजन को टेक अप कर पाए फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है. तो ये एनॉक्सिया तो समझ में आ गया. अब कोमा सिंकोप क्या था? कोमा जो फेलियर ऑफ ब्रेन फंक्शन और इरिवर्सिबल डैमेज हो गया किसी वाइटल सेंटर का, तो हम लोग कोमा बोल देते हैं. और सिंकोप होता है सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट एक्शन. ठीक है. दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको आती हैं. ठीक है. इनका मतलब, इन शब्दों का आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए. कोमा मतलब फेलियर ऑफ ब्रेन, सिंकोप मतलब स्टॉपेज ऑफ हार्ट, एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी. गॉर्डन ने 3 दिए हैं: एनॉक्सिक एनॉक्सिया, एनीमिक एनॉक्सिया, स्टैग्नेंट एनॉक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक. एनॉक्सिक एनॉक्सिया ऑक्सीजन की एयर में कमी. एनीमिक एनॉक्सिया जो ब्लड है वो कैरी नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन को ऑर्गन्स तक. स्टैग्नेंट एनॉक्सिया जो अपना ऑर्गन्स है उनमें ऑक्सीजन नहीं है. हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया सेल्स की एबिलिटी खत्म हो गई ऑक्सीजन को टेक अप करने में फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. अब इसके बाद साइंस ऑफ डेथ आते हैं. इसमें इमीडिएट और अर्ली पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेट पढ़ेंगे. तो इमीडिएट साइंस क्या होते हैं कि जो ब्रेन है, सबसे पहले ब्रेन का देखते हैं, लंग्स, और फिर लंग्स का देखते हैं और हार्ट का देखते हैं.
तो जो ब्रेन है उसमें ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम 5 मिनट के लिए प्लेन आ गया, खत्म, नो मसल टोनिसिटी, डायलेटेड पीपल है, खत्म। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ खत्म। हार्ट की बात करें, फ्लैट ईसीजी फॉर 5 मिनट। लंग्स की बात करें, कोई रेस्पिरेशन नहीं हुआ 5 मिनट तक, तो हम लोग कहेंगे ये इंसान खत्म है। अर्ली साइंस की बात करें तो स्किन में इलास्टिसिटी खत्म हो गई, जिस डेथ पैलर हो गया, मतलब जो वाइटिश फेस होता है वो हो गया, लिप्स डार्कन हो गए, आईज में डायलेटेड प्यूपिल हो गया, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, हेजी कॉर्निया हो गया, ट्रैकेन नॉइज क्या होता है, आंखें जो होती हैं इस तरीके से उसमें काला काला आ जाता है ड्यू टू द मतलब कि धूल मिट्टी की वजह से, डस्ट की वजह से, उसे हम लोग ट्रैकेस नॉइज बोलते हैं। ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ एक्सपोज क्लेरा फ्रॉम द डस्ट एक्यूमुलेशन, फॉल इन इंट्राओकुलर प्रेशर और लॉस ऑफ कंजक्टिवल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये अर्ली साइंस हो गया और इमीडिएट साइंस हो गया। आई थिंक इसमें अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, दीज आर जस्ट एग्जैक्ट पॉइंट्स जो आपको सीधी सीधी बात है पता कर लीजिए, दैट्स इट। एल्गोर मॉर्टिस क्या होता है? अब एल्गोर मॉर्टिस बोलते हैं कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर द हीट प्रोडक्शन स्टॉप। ठीक है, नॉर्मल बॉडी जो होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। रेक्टल में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक्सिलरी में 97 होता है। अब देखो इतने फैक्ट्स आपको पता है। अब इसके बाद इंडिया में लॉस क्या होता है, कितना डिग्री का लॉस होता है, 0.4 टू 0.7 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की रफ्तार से बॉडी जो होती है वो ठंडी होने लगती है आफ्टर द डेथ। जो बॉडी होता है वो रीच करता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन 16 टू 17 आवर, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 16 से 17 घंटे में पहुंच जाता है। आइसोथर्मिक एक फेस आता है जब नो रेक्टल टेम्परेचर फॉल्स फॉर 45 मिनट, जो रेक्टल टेम्परेचर है 45 मिनट्स के लिए फॉल ही नहीं हो रहा। फैक्टर्स, एनवायरनमेंट, एयर, मूवमेंट, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि कितनी स्पीड से जो बॉडी में हीट जो बाहर निकल रही है वो कितनी तेज़ होगी। एनवायरनमेंट कैसा है, अगर ठंडा एनवायरनमेंट है जल्दी निकलेगी। एयर कैसा है, एयर मूवमेंट, अगर जहाँ हवा ज़्यादा चल रही है तो वहाँ जल्दी ठंडी हो जाएगी बॉडी। एज और सेक्स, ठीक है। क्लोथिंग, मोड ऑफ डेथ, बॉडी के किस तरीके से बिल्ड है, तो वो सारी चीज़ें एक फैक्टर्स होती हैं। फिर आता है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। पोस्ट पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी मतलब आफ्टर द डेथ इनिशियल टेम्परेचर राइज होता है 2 घंटे तक ड्यू टू द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से इनिशियल टेम्परेचर 2 घंटे के लिए बढ़ता है। एस्फेक्शिया, स्ट्राइकनिन, धतूरा, अल्कोहल पॉइजनिंग, हीट स्ट्रोक, ब्रेन, इन सारी कंडीशन में ये देखने को मिलता है। फिर टाइम सिंस डेथ, एल्गोर मॉर्टिस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ जाती है ना, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस मेजर्ड रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर से हम लोगों ने जो टेम्परेचर नापा था, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसको माइनस कर दो और उसको डिवाइड करो एवरेज रेट ऑफ फॉल पर आवर, जो कि 0.6 है। 0.4 से 0.7 इंडिया के लिए था ना, तो 0.6 से डिवाइड कर दिया, तो उससे हम लोगों को हम ये पता चल जाता है कि कितना टाइम हुआ है सिंस डेथ, कितनी देर पहले मरा है। फिर पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड राइगर मोर्टिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी, पीएम स्ट्रेनिंग हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं इसको। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जब भी ऐसे कोई टीचर पूछे कि पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या है, ठीक है, या पोस्टमार्टम स्ट्रेनिंग क्या है, तो आप लोगों को ये बताना है कि जो जैसे कोई इंसान है इस तरीके से मर गया, पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो इसके नीचे वाले पार्ट हैं, ठीक है, नीचे वाले जैसे पीठ वाला पार्ट हो गया, इधर ये ग्लूट्स वाला पार्ट हो गया, पैरों वाला पार्ट हो गया, इधर हाथ वाला, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, आरबीसी जो होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे वाला पार्ट होता है डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स, उसमें स्टेनिंग हो जाती है और कलर्ड हो जाते हैं। अब अलग अलग चीज़ों की वजह से अलग अलग कलर आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये कलर्ड हो जाता है, और इसी के कलर को पोस्टमार्टम स्टेनिंग को पोस्टमार्टम स्टेनिंग बोलते हैं या पोस्टमार्टम लिविडिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि सेटलिंग ऑफ ब्लड इन डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी in a toneless capillaries causing bluish purple red discoloration due to the gravitational force, कि gravitational force की वजह से नीचे हो गया।
1 घंटे में स्टार्ट होता है, 4 घंटे में वेल डेवलप हो जाता है और 8 घंटे में अनचेंजेबल हो जाता है। ठीक है? अब डिपेंड करता है कि इंसान किस तरीके से पड़ा हुआ है। सुपाइन में पड़ा हुआ है तो पोस्टीरियर साइड में होगा, प्रोनेशन में पड़ा हुआ है तो एंटीरियर साइड में होगा, हैंगिंग में है तो लोअर लिम्ब, हैंड्स और जेनिटेलिया में दिखेगा। मतलब डूब रहा है तो फेस, चेस्ट, हैंड, फीट में दिखेगा। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला है हैंगिंग वाला और ड्राउनिंग वाला, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि पूछता है एग्जामिनर कि बताओ हैंगिंग है, कोई है जिसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है, उसमें पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहाँ पे दिखेगी, तो आपको ये बताना होता है। तो कलर सिग्निफिकेंस की बात करें कि अगर सीवियर एनीमिया है तो पेल कलर होगा, एस्फेक्सिया हो गया तो पर्पल ब्लूइश होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को, जैसे कोई इंसान सो रहा है, ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से वो बेहोश हो गया, मर गया, तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग जब सुबह या जब भी कोई देखेगा उसे तब कौन सी कलर की मिलेगी, चेरी रेड मिलेगी, साइनाइड में पिंक मिलेगी, फॉस्फोरस में डार्क ब्राउन मिलेगी। बस बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही वाला इंपॉर्टेंट है कि मतलब एनीमिया में पील, एस्फेक्सिया में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, साइनाइड में और फॉस्फोरस। ठीक है, और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, वही सारी अपनी चीज़ें, टाइम, पोजीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए राइगर मॉर्टिस आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टिफनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल फॉलोइंग प्राइमरी रिलैक्सेशन कॉज बाय केमिकल रेंजेस। मतलब सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, उसके बाद राइगर मॉर्टिस होगा, उसके बाद सेकेंडरी रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आता है कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों होता है, क्योंकि एटीपी जब एक्टिन मायोसिन जो ब्रिज फॉर्मेशन होता है आपने पढ़ा होगा, उसको टूटने के लिए इस तरीके से होता नहीं, ऐसे करके, ठीक है, जब इधर को खींचता है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसको तोड़ने के लिए कि आगे फिर से वो हो, तो इसको एटीपी चाहिए होता है, और एटीपी जब नहीं मिलता है तो कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्शन ही रह जाता है, इसी वजह से उस स्टिफनिंग हो जाती है मसल्स की। तो उसी को हम लोग राइगर मॉर्टिस बोलते हैं। ये 2 से 3 घंटे में चालू होता है, 12 घंटे में कंप्लीट होता है, 12 घंटे रहता है और 12 घंटे में खत्म हो जाता है। तो इसका 12 12 12 वाला याद रखिएगा, वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, ये चैप्टर वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे होता है, सबसे पहले आईलिड में आएगा, फिर फेस में आएगा, फिर नेक में आएगा, फिर अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, फिंगर, टोज, ठीक है, इन सारी जगहों पे इस तरीके से होता है। जो हार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है सबसे पहले, एग्जामिन्ड बाय लिफ्टिंग आईलिड, डिप्रेशन ऑफ जॉज, बेंडिंग जॉइंट्स, फोर्सिबल ब्रेकिंग, मेकिंग लिम्स परमानेंट फ्लैचिड। मतलब अगर ज़बरदस्ती हम लोग मोड़ेंगे तो वो टूट भी सकता है, ठीक है, और जॉइंट बेंड हो सकता है। फिर आता है कैडेवरिक स्पैज्म। तो इन दोनों में बहुत अंतर पूछा जाता है कि राइगर मॉर्टिस और कैडेवरिक स्पैज्म में क्या अंतर होता है। तो देखो, कैडेवरिक स्पैज्म एक तरीके से बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से कोई मर गया है या फिर बहुत खतरनाक तरीके से मरा है, तो उसकी वजह से जो प्राइमरी रिलैक्सेशन वाला फेज होता है ना, वो आता ही नहीं है, प्राइमरी रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है, सीधे राइगर मॉर्टिस आता है। ठीक है, राइगर मॉर्टिस आता है। तो वही चीज़ है कि कैटेगोरिक स्पान रेयर इंस्टेंटेनियस स्टिफनिंग विदाउट प्राइमरी रिलैक्सेशन रिक्वायर्स रैपिड सोमैटिक डेथ एक्सट्रीम इमोशनल टेंशन की वजह से। देखो, तो बहुत इमोशनल टेंशन की वजह से और एक्टिव मसल, जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट होता है कि जैसे वेपन है, कोई सुसाइड करा किसी ने, फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, इसके पास एक गोली है, ठीक है, इसने गोली ये चला दी अपने ऊपर, तो इसका हाथ ऐसे गोली में पकड़े हुए है, तो ये पकड़े ही रह जाएगा और इसी पोजीशन में मर जाएगा। तो इसको हम लोग कैडेवरिक स्पैज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे घास वास है, जैसे कोई इंसान है पानी में, ये पानी है और यहाँ पे ऐसे डूब रहा है, तो यहाँ पे उसके हाथ में जो भी घास वास आएगी वो पकड़ लेगा इतने टाइट से और उसी तरीके से वो रह जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से। और फिर आता है हीट स्टिफनिंग। देखो, 75 डिग्री सेल्सियस से जब जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। कोल्ड स्टिफनिंग आता है, इसमें क्या होता है, 4 डिग्री से कम
जो होता है टिश्यू फ्रीज हो जाता है, स्टिफनिंग डिसअपियर ऑन थाइंग। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए फ्रॉम द वाइवा पर्सपेक्टिव एंड फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लेट साइंस ऑफ डेथ, प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसियर और मम्मीफिकेशन। लेट साइंस है, इमीडिएट और अर्ली साइंस हम लोग ने देख लिया। ये सारा जो था ना अभी तक, पोस्टमार्टम लिविडिटी, राइगर मॉर्टिस, ये सब अर्ली साइंस के अंदर आता है। अब लेट साइंस के अंदर प्यूट्रिफिकेशन आता है, सिंपल बॉडी का सड़ने लगना। एडिपोज हियर जो फैट का होता है, फैट का फैटी एसिड में तो हाइड्रोलाइसिस होना, सैपोनिफिकेशन होना, जिसकी वजह से एक बहुत स्वीट रैंसिड स्मेल आती है, सुगंधित, तो वो एडिपोज हियर हो गया। तीसरा है मम्मीफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे बहुत ड्राई एरिया होता है वहाँ पे मम्मीफाई हो जाती है बॉडी। अगर इसको डीप में देख लेते हैं, जैसे प्यूट्रिफिकेशन लिखा हुआ है, तो ये फाइनल स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन होता है फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, ऑटोलाइसिस इसके पीछे जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है। और बैक्टीरियल एक्शंस, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी में, वो फैट्स को डिग्रेड करते हैं, प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करते हैं। और सबसे पहला एक्सटर्नल साइन होता है ग्रीनिश डिस्कलरेशन और सैक्रम फ्लैंक्स। ठीक है, स्प्रेडिंग टू एब्डोमेन, जेनाइटल्स, फाउल स्मेल आती है, मतलब बहुत बदबूदार होता है। गैस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाता है, आईज होता है बल्ज हो जाते हैं, और ब्लैक एंड टंग हो जाता है। रेडिश नेजल ओपनिंग डिस्चार्ज और रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। बाकी और सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैगट्स होता है, मतलब कीड़े लगने लगते हैं 4 से 5 दिन में। ठीक है, एडिपोस ईयर इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एडिपोज मतलब फैट और सीरा मतलब वैक्स, एक स्वीट रैंसिड मतलब बहुत सुगंधित स्मेल होती है, वो आती है। सॉफ्ट येलोइश ग्रे वैक्सी सब्सटेंस बनता है फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ बॉडी फैट्स टू फैटी एसिड। जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। इसी को हम लोगों ने सैपोनिफिकेशन भी देखा था ना, इसी को बोलते हैं। तो इसी की वजह से स्मेल आती है। ठीक है, सीन इन चेस्ट, ब्रेस्ट, बटक्स, एब्डोमेन, ईजिली कट हो जाता है, वाटर में फ्लोट करता है, बर्न्स विद येलो फ्लेम, फैसिलिटेटेड बाय मॉइस्चर, वाटर, वार्म टेम्परेचर, रिड्यूस एयर। ठीक है, 3 दिन तक, टिपिकली 1 वीक तक, और इन हॉट या मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रिजर्व फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन, इंडिकेट्स कॉज ऑफ डेथ, मतलब डेथ का पता लगाना कि क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से डेथ हुआ है, और टाइम भी बताता है। और ये बताता है इंडिकेट बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम वाटर मॉइस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, कि वाटर है मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मिली है अगर बॉडी, तो उससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मम्मीफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल, जहाँ पे ऐसे ड्राई डिकम्पोजिशन हो जाता है, जहाँ पे हाई मतलब वाटर की कमी होती है, रैपिड डिहाइड्रेशन हो जाता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो जाता है, प्रिजर्विंग नेचुरल अपीयरेंस, तो नेचुरल जो अपीयरेंस होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। अकर्स इन हॉट ड्राई इन्वायरमेंट, जैसे डेजर्ट या सैंड हो गया, इजिप्ट में आपने देखा होगा मम्मीज बनती हैं, तो उसी तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर या मॉइस्चर कम होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी का मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वो उसका एक तरीके से प्रिजर्वेशन हो जाता है। स्किन बिकम ड्राई, डार्क, लेदरी, प्रिजर्व्ड इन एक्सपोज पार्ट। ठीक है, और फिर इस टाइम रिक्वायर्ड 3 से 12 मंथ या उससे ज़्यादा लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में हो गया, कम से कम 3 महीने से 1 साल तक पूरा लगता है, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और ये भी है, एक एम्बाल्मिंग प्रोसेस आता है। एम्बाल्मिंग इज पर्पसफुली आर्टिफिशियल मम्मीफिकेशन, मतलब इसे प्रिजर्व करके आर्टिफिशियली रखना, उसको एम्बाल्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या यूज़ होता है, फॉर्मेल्डिहाइड या लेड सल्फेट, जो बॉडी में फीमोरल आर्टरी होता है, एओर्टा होता है, कैरोटिड होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो वही वाली चीज़ है कि इसमें भरा जाता है और इसकी वजह से प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होंगे। फिर आता है मेडिको लीगल ऑटोप्सी, पर्पस एंड प्रोसीजर। तो क्या होता है, देखो एकेडमिक टाइप्स ऑफ पर्पस क्या है। पहले तो एकेडमिक एनाटॉमिकल स्टडी के लिए, दूसरा है पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल, पैथोलॉजिस्ट डायग्नोज द कॉज ऑफ डेथ एंड ऑर्गन पैथोलॉजी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। पर्पस की बात करें तो डिटरमाइन कॉज, मोड, टाइम एंड एज ऑफ डेथ, एस्टैब्लिश आइडेंटिटी।
ठीक है, कि किसी का क्या, कब इंसान मरा था, कब उसका मरने में उसकी क्या एज थी, किस टाइप से मरा था, ठीक है, कॉज क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी की कौन सा इंसान है वो, अगर म्यूटिलेटेड हो गया है या मास डिसास्टर में कोई मर गया है तो सब पता लगाना है कि कौन है, कहाँ से है, ठीक है, या फिर डिकम्पोज बॉडी हो गई है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेथ, आइडेंटिफाई वेपन, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ assailant, detect offenses, determine if body was disturbed post death, find evidence identifying the assailant, ठीक है। ऑटोप्सी रिक्वायर्स रेसिग्नेशन फ्रॉम ऑथराइज पर्सन, ठीक है, कि ऑथराइज पर्सन की हमें परमिशन चाहिए होगी ऑटोप्सी के लिए, ठीक है। परफॉर्म्ड एट ऑथराइज सेंटर, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ऑटोप्सी कर दिया गया, और इसमें कोई भी कंसेंट रिलेटिव से नीडेड नहीं होता है जब भी कोई केस वेस वाली चीज़ होती है, और आर्टिफिशियल क्लॉथ्स जो होते हैं लेबल करे जाते हैं, सील करे जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंडिंग्स बताई जाती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑटोप्सी के अंदर आती हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पॉइंट्स यहाँ पे हमें ऑटोप्सी में देखने पड़ते हैं कि मतलब बॉडी का वेट क्या है, लेंथ क्या है, स्कैल्प हेयर कैसे हैं, मार्क्स, स्टेन, टीथ, कट्स, फायरआर्म, ब्लैक एंड, मतलब ये सब एक बार रीडिंग करने वाली चीज़ें हैं, इसको कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। एक बार रीडिंग मारिएगा कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग और डिस्कलरेशन देखते हैं, ब्लड मड स्टेन देखते हैं, बॉडी ऑफ राइगर मॉर्टिस देखते हैं, डिफोर्स एयर देखते हैं, परव्यूज कंडीशन देखते हैं, और एंटीमॉर्टम इंजरीज देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है देखेंगे ही देखेंगे, किसी हम लोग ऑटोप्सी कर रहे हैं तो इतना बस एक बार एक पढ़ लीजिए। इसमें कुछ डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ अगर ऑटोप्सी आएगी तो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब इंटरनल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स जैसे कि स्किन इंसिजन, जब स्किन को काटते हैं तो आई शेप में काटते हैं, वाई शेप में काटते हैं, और मॉडिफाइड वाई शेप में काटते हैं, और टी शेप में काटते हैं। ये 4 टाइप्स होते हैं, इनको याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। कि आई जो शेप होता है चिन टू प्यूबिक सिम्फाइसिस आइदर साइड ऑफ अम्बिलिकस, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। वाई शेप फ्रॉम एक्रोमिन प्रोसेस of clavicle down below the nipples across the void process to pubis. Modified Y shape from behind ears to mid clavicular point bilaterally over clavicle to suprasternal notch, then straight down from pubic symphysis. अब आप इसमें बोलेंगे कि यार ये याद कैसे होगा, तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 आपको नाम पता है ना, 4 नाम पता है, बस दैट्स इट। इतना ज़्यादा टीचर्स को भी याद नहीं रह रहा होता है कि यार कहाँ से आई शेप कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वाई शेप कहाँ से कहाँ तक है। बट हाँ, अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्स में अगर आप लिख देते हैं तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी ये 4 नाम बस याद होने चाहिए, उसके अलावा तो एक बार रीडिंग मार लीजिए। इविसरेशन मेथड्स जो होते हैं जैसे लिट्यूल है, वर्शॉ है, ठीक है, रोकीटेंस्की है, तो ये सारी चीज़ें हैं, गॉन है, तो एक बार रीडिंग मार लीजिए इसका भी, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग मारने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। अब मैं पढ़ूंगा तो फिर यही होगा कि बस पढ़ ही रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे, क्योंकि समझाने वाला कुछ है ही नहीं, बस नॉर्मल नॉर्मल पढ़ते रहिए। अगर जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जब आप पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, जैसे ऑर्डर ऑफ कैविटी ओपनिंग क्या होती है। सबसे पहले हेड इंजरी अगर सस्पेक्टेड है तो स्कल को सबसे पहले हम लोग खोलेंगे, अगर एस्फेक्सिया है तो स्कल एंड एब्डोमेन को सबसे पहले खोलेंगे, और अगर नेक की इंजरी है या अदर केसेस हैं तो सबसे पहले थोरैक्स और एब्डोमेन को खोला जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद स्कल को। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गन एग्जामिनेशन हाईलाइट्स, तो स्टमक में क्या देखते हैं, किडनी में क्या देखते हैं, हार्ट में क्या देखते हैं, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब स्टमक में देखना है तो स्टमक में क्या देखोगे, अल्सरेशन देखोगे कि उसमें कोई घाव नहीं है, कोई कटा पिटा तो नहीं है, कैसी क्वांटिटी है, क्या खाया था, क्या पिया था। लीवर में देखोगे तो क्या वेट है, क्या मल्टीपल इंसिजन हुए हैं, अगर चाकू वाकू मारी गई है। गॉल ब्लैडर को देखोगे उसमें कोई स्टोन तो नहीं है। ये सब अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। मैं यही बोलूँगा कि हर चीज़ को याद करने की कोशिश मत करिएगा, कुछ चीज़ें अपने आप भी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सैंपल कलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत कुछ इसमें भी नहीं है, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है, ये रीडिंग मार लीजिएगा। एक्सह्यूमेशन क्या होता है बताइए। एक्सह्यूमेशन होता है जैसे किसी को गाड़ दिया गया और फिर उसके बाद ऐसा केस वेस हुआ और पता चला कि यार ये इंसान यहाँ पे गड़ा हुआ है, इसको खोदना है फॉर ऑटोप्सी या फिर और भी चीज़ें होती हैं। तो ये लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ ऑलरेडी बरीड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है। ये इंडिया में नहीं होता बहुत ज़्यादा,
क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको जलाया जाता है, जो हिंदूज में होता है उनको जलाया जाता है, मुस्लिम्स में गाड़ा जाता है, बाहर के देशों में मतलब बरी करा जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ होती है। ठीक है। और इंडिया में जैसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, फ्रांस में 10 साल, जर्मनी में 30 साल, ये कोई एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए है। मेडिको लीगल में वही क्रिमिनल, क्राइम सीन एग्जामिनेशन, ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। ठीक है, बस यही सब है। ऑब्सक्योर ऑटोप्सी क्या होता है? कॉज अनक्लियर एट डाइसेक्शन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऑटोप्सी करी गई, ठीक है, डाइसेक्शन हुआ, तब भी उसका कॉज कोई मालूम ही नहीं चला। ठीक है, ये यंग एज ग्रुप में होता है। कॉजेज इंक्लूड नेचुरल डिजीज, पॉइजनिंग, कंसील्ड ट्रॉमा, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होता है? कॉज रिमेन अननोन इवन आफ्टर लैब वर्क। लैब वर्क हो गया तब भी उसका कॉज अननोन है, ड्यू टू इन एडुकेट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग। सेकेंड ऑटोप्सी क्या होता है? सेकेंड ऑटोप्सी होता है ऑलरेडी ऑटोप्सी हो गई है, बट बोर्ड ऑफ टू फोरेंसिक स्पेशलिस्ट बाय ऑर्डर ऑफ आईओ एंड मजिस्ट्रेट के वो फिर से ऑटोप्सी करते हो, तो उसको सेकेंड ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी ये प्रिजर्वेशन मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर से, क्योंकि 5 नंबर में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से। तो ये देखिए कि थोटा क्या है। तो ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि रेगुलेट किया जा सके जो भी रिमूवल हो रहा है या स्टोरेज हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर थेरेपेटिक पर्पस एंड प्रिवेंट कमर्शियल डीलिंग्स। कि ऐसा नहीं है कि पैसे वैसे के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के उनके ऑर्गन निकाल के बेच दिए जा रहे हैं। वो चीज़ें जो होती हैं उनको रोकने के लिए थोटा बनाया गया। ह्यूमन ऑर्गन्स क्या होते हैं इसमें बताया गया कि एनी स्ट्रक्चर्ड बॉडी पार्ट दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इफ होली रिमूव। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ग्राफ्टिंग ऑफ एनी ह्यूमन ऑर्गन फ्रॉम अ लिविंग और डिक्रीज्ड पर्सन टू अनदर लिविंग बीइंग फॉर थेरेपेटिक पर्पस, इसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, जनरल यूज में बहुत आती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगे, और नहीं भी पता होंगी तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड ये अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हैं तो ऐसा कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ ना आ रही हो, क्योंकि फिजियोलॉजी में समझता हूँ कि फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझने लायक होती हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग होते हैं, बट यहाँ पे तो ऐसा जो है वो है, पढ़ा है, तो दैट्स ओके, आपने पढ़ लिया, खत्म। अथॉरिटी ऑफ ऑर्गन रिमूवल, डोनर में ऑथराइज रिमूवल बिफोर डेथ। मतलब जो भी डोनर है वो डेथ से पहले ऑथराइज होता है कि वो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता है। पोस्ट डेथ ऑथराइजेशन रिक्वायर्स रिटर्न कंसेंट विद 2+ विटनेस विद एटलीस्ट 1 नियर रिलेटिव। कोई एक नियर रिलेटिव है और एक और कोई इंसान जो विटनेस होता है, उसके प्रेजेंस में एक रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है कि मैं ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ, मेरे डेथ के बाद मेरे ऑर्गन डोनेट कर दिए जाएं। तो वो होता है post death authorization. Brainstem death, for brainstem death certification required by hospitals in charge, medical practitioner, independent specialist from approved panel, neurologist, neurosurgeon, treating medical practitioner, तो इन सब की जरूरत पड़ती है। अब ये ब्रेन स्टेम डेथ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि ब्रेन स्टेम डेथ हो गया, बॉडी जिंदा है, ठीक है, ब्रेन की डेथ हो गई है लेकिन बॉडी जिंदा है, तो उसके ऑर्गन्स जो है वो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा है कि उसके ऑर्गन्स चल रहे हैं, वो इंसान तो अब बचेगा नहीं, क्योंकि अब उसका ब्रेन ही नहीं बचा, ब्रेन खत्म हो गया, तो अब इंसान जी ही नहीं पाएगा। तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डोनेट करे जा सकते हैं। ठीक है, नो अथॉरिटी ट्रीटेड, नो अथॉरिटी इंक्वेस्ट में बी रिक्वायर्ड और बोथ हैंडेड सोली फॉर इंटरनेट क्रिमेशन एंड क्लियर बॉडी इन हॉस्पिटल प्रेजेंट बेकार है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन हॉस्पिटल रेगुलेशन, ऑर्गन रिमूव्ड बिफोर डेथ में ओनली बी ट्रांसप्लांटेड टू नियर रिलेटिव। ठीक है, कि जो भी डेथ से पहले ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो नियर रिलेटिव्स में ही ट्रांसप्लांट होगा, ऑथराइजेशन कमेटी अप्रूव करेगी। और पोस्ट डेथ ऑपरेशन में गो टू एनी रिसिपिएंट नीडेड। ठीक है, जो अगर मरने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो किसी भी इंसान को जा सकता है। ओनली रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में कंडक्ट रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन। जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके कुछ भी हो रहा है। आईज ईयर्स में भी रिमूव्ड एट एनी प्लेस by registered medical practitioner, removed organs must be preserved and prescribed। ठीक है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज और अनऑथराइज रिमूवल अप टू, अगर
अनऑथराइज रिमूवल हो रहा है तो अप टू 5 साल की जेल हो सकती है, फाइन पड़ सकता है 10,000 रुपये। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्टेड टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है, नेम रिमूव फ्रॉम रजिस्टर्ड टू फॉर 2 ईयर्स, फर्स्ट ऑफेंस, अगर परमानेंट या फिर परमानेंट भी हो सकता है। कमर्शियल डीलिंग अगर कोई कर रहा है, पेमेंट फॉर ऑर्गन सप्लाई, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट, तो उसको 2 से 7 साल की सजा होगी या फिर फाइन होगा 10 से 20,000 रुपये। सो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या है, रिस्ट्रिक्शन हॉस्पिटल रेगुलेशंस क्या है और अथॉरिटी ऑफ ऑर्गन रिमूवल क्या है। इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को आप ध्यान में रखिएगा ज़्यादा। बाकी ये सारी चीज़ जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप खुद ही बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। कि हम लोगों ने आज पढ़ा डेथ की डेफिनेशन की, थैनाटोलॉजी क्या होती है, थैनाटोलॉजी के बारे में पढ़ा, डेथ का डेफिनेशन पढ़ा कि सीजेशन ऑफ लाइफ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं रिवर्सिबल परमानेंट सीजेशन होता है, कुछ लोग कहते हैं ट्राइफॉड ऑफ लाइफ का डेथ खत्म हो जाना, रुक जाना। फिर सडन डेथ, सडन डेथ वही है कि ट्राइफॉड ऑफ लाइफ, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर रुक गया तो इसको हम लोग कहेंगे सडन डेथ हो गया। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हम लोगों ने देखा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेथ हम लोगों ने देखा, सोमैटिक और मॉलिकुलर डेथ होता है। सोमैटिक मतलब ट्राइफॉड ऑफ लाइफ खत्म हो गया, मॉलिकुलर की अपने सेल्स और मॉलिकुलर लेवल पे भी बॉडी खत्म होने लगी। मोड्स ऑफ डेथ, ये कहाँ इसका इंपॉर्टेंस आता है, जब हमें ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। मोड ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ 2 टाइप से देखा था, बाइचैट और गॉर्डन का। इसमें कोमा और सिनकोप आता है बाइचैट में, और इसमें एनोरेक्सिया एस्फेक्सिया के टर्म्स में इन्होंने बोला था, एनॉक्सिया एनॉक्सिक, ठीक है, एनीमिक एनॉक्सिक, स्टैग्नेंट एनॉक्सिक और हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिक। फिर आता है साइंस ऑफ डेथ, इमीडिएट, अर्ली और लेट साइंस। इमीडिएट साइंस में भाई टाइफॉइड ऑफ लाइफ अपना 5 मिनट तक कोई काम नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा कोई साइंस, तो इमीडिएट डेथ हो गया। अर्ली डेथ देख लिया हम लोग ने कि स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो गई, प्यूपिल डायलेट हो गए, ट्रैकिस नॉइज हो गया, डस्ट और इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो गया, रिफ्लेक्सेस खत्म हो गए, कंजक्टिवाइटल जो भी रिफ्लेक्सेस थे वो सब खत्म हो गए। फिर उसके बाद एल्गोर मोर्टिस आता है, वो अर्ली साइन के अंदर आता है कि बॉडी कूल होने लगी, ठीक है। पहले तो देखो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर हीट प्रोटेक्शन स्टॉप्स। पहले तो हीट प्रोटेक्शन होता है, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है, तो कूलिंग ऑफ बॉडी हो जाती है। कूलिंग ऑफ बॉडी होने के बाद हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कितना टाइम हुआ है, तो उसका ये फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला टाइम सिंस डेथ एल्गोर मोर्टिस से हम लोग पता लगाते हैं। फिर पोस्टमार्टम लिविडिटी और राइगर मोर्टिस देखी कि क्या होता है। आई होप ये सारी चीज़ें पता होंगी आपको। 12-12-12 वाला चीज़ देखी थी हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, 12-12-12, इसमें क्या था, 1-4-8, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि इसके क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होते हैं। कैडवरिक स्पाज्म और राइगर मोर्टिस में अंतर देखा, हीट स्टिफनिंग देखा, लेट साइंस ऑफ डेथ, इसमें ब्यूटिफिकेशन, सड़ना, एडिपोसियर फैट का फैटी एसिड में कन्वर्ट होना, और सपनिफिकेशन जिसकी वजह से स्मेल आती है वो देखा, और मम्मीफिकेशन की ड्राई एरियाज में जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है बॉडी का, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व हो जाती है एक तरीके से। फिर हम लोग ने मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखा कि क्या होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पॉइंट, इंटरनल एग्जामिनेशन पॉइंट, ठीक है, सैंपल कलेक्शन की किस तरीके से सैंपल कलेक्शन करते हैं। फिर एक्समेशन देखा कि किस तरीके से कोई ऑलरेडी बड़ी बॉडी है तो उसको निकाल के हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो ये लॉफुल होता है, ठीक है। और ऑब्स्क्यूर ऑटोप्सी देखा, सेकेंड ऑटोप्सी देखा, नेगेटिव ऑटोप्सी देखा। तो ये सारे टाइप मतलब चीज़ें देखी हम लोगों ने जो कि इंपॉर्टेंट थी। बाकी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इन टिश्यू एक्ट देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये चैप्टर वाइवा के पर्सपेक्टिव से और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप टेलीग्राम कम्युनिटी है उसमें जा सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत फ्री के नोट्स पड़े हुए हैं, और ज़्यादा अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में देखा करिए किसी भी वीडियो के, तो उसमें बताता हूँ मैं कि किस तरीके से उस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, टाटा बाय बाय।